नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं प्रमुख खबरों के साथ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं। साल की शुरुआत पर धार्मिक स्थलों में दिखा श्रद्धालुओं का तांता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दिल्ली में स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस कार्यक्रम में होंगी शामिल। स्किल द नेशन चैलेंज को करेंगी लॉन्च। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया में पिछड़े वर्ग के प्रमाण पत्रों को लेकर चुनाव आयोग ने जारी किए महत्वपूर्ण निर्देश। राज्य सरकार की ओर से 113 समूहों के लिए जारी ओबीसी श्रेणी की अधिसूचना को बताया त्रुटिपूर्ण। देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भर भारत की रीढ़ डीआरडीओ का स्थापना दिवस आज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों के समर्पण और कर्तव्य की सराहना की। और दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर और मध्य भारत में कोहरे और ठंड का प्रकोप जारी। नए साल पर देश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश के साथ बढ़ सकती है ठंड। और आइए सभी खबरों को विस्तार से जानते हैं। देश भर में नए साल का स्वागत भव्य तरीके से हुआ। देश के महानगरों से लेकर छोटे छोटे कस्बों तक लोगों ने उत्साह और उल्लास के साथ नव वर्ष का स्वागत किया। लोगों ने नए साल को नई उम्मीदों, संकल्पों और बेहतर भविष्य की कामना के साथ स्वागत किया। नए साल के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा है कि नववर्ष के उल्लासपूर्ण अवसर पर मैं देश और विदेश में बसे सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। वहीं उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है कि आने वाला वर्ष सभी के लिए शांति, स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि लेकर आए और एक मजबूत एवं विकसित भारत के निर्माण के हमारे सामूहिक संकल्प को और भी बदले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। पीएम ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि सभी को 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला साल आपके लिए अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि लाए, आपको प्रयासों में सफलता मिले और आप जो भी करें उसमें आपको संतुष्टि मिले। हमारे समाज में शांति और खुशी के लिए प्रार्थना। और वहीं नए साल के अवसर पर सुबह से ही धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो चुका है। तो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्त पहुंचे, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भी भक्तगण पहुंचे और यहां पर बाबा महाकाल के दर्शन पूजन करते हुए यहां पर भक्त नजर आए। सिद्धिविनायक मंदिर की तस्वीरें देखिए, बड़ी संख्या में यहां पर श्रद्धालु पहुंचे और यहां पर पूजन अर्चन किया। नए साल की अगवानी देव स्थानों पर जाकर के भक्तों ने की है। 80 घाट पर आज भव्य आरती हुई। और इसके साथ ही आइए अब आपको दिखाते हैं दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे से डीडी न्यूज संवाददाता मोहित शुक्ला की ये रिपोर्ट। साल का पहला महीना, पहली तारीख और साल 2026 यानी नई साल का पूरे देश और दुनिया में नए तरीके से स्वागत हो रहा है, इस्तकबाल हो रहा है। और मेरी मौजूदगी इस समय दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे में है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। आप यहां पर देखिए, सुबह से ही यहां पर श्रद्धालुओं की लंबी लंबी लाइनें नजर आ रही हैं। आप सीढ़ियों से ऊपर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक भव्य तरीके से सजावट की गई है। गुरुद्वारे के आसपास भी व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है और श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच ले रहे हैं। सबसे पहले वो यहाँ पर आशीर्वाद ले रहे हैं और आशीर्वाद लेने के बाद वो यहाँ से अंदर जब दाखिल होते हैं तो गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेक कर वो यहाँ से देश में
खुशहाली बनी रहे, तरक्की बनी रहे, मानवता बनी रहे, लोग भाईचारे से रहें, प्यार मोहब्बत से रहें और हर किसी का भला हो। लोगों में हमेशा एक सद्भावना की जो बात है, जो व्यवहार है, वो हमेशा बना रहे और आपस में भाईचारे का संदेश देती हुई ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि हिंदुस्तान हमेशा से एक धर्मनिरपेक्ष देश रहा है। दिल्ली से कैमरा पर्सन मयूर के साथ मैं मोहित शुक्ला, दूरदर्शन न्यूज। और वहीं अयोध्या में भी नए साल के अवसर पर भक्त पहुंचे। देखिए हमारे संवाददाता विकास सिंह की ये रिपोर्ट। नए वर्ष 2026 के पहले दिन अयोध्या में आस्था का जनसैलाब उमड़ा है। यहाँ पर प्रभु श्री राम की नगरी में भक्तों का तांता लगा हुआ है। दर्शन करने के लिए यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग पहुँचे हैं और आज सुबह से ही यह लाइन लगातार जारी है, यह भीड़ लगातार जारी है। हम देख सकते हैं कि कितना बड़ा आस्था का जनसैलाब उमड़ा है। देश भर से यहाँ पर लोग आए हुए हैं और इस इंतजार में थे कि साल के पहले दिन वो यहीं से ही अपने नए वर्ष की शुरुआत करेंगे। नए साल के पहले दिन आप लोग आए हैं, युवा हैं, क्या सोचे थे? अरे सोचे थे कि रामलला के दर्शन करेंगे और हमारे बाबा जी ने इतना भव्य मंदिर बनवाया है तो हम लोग अपना उत्साह मजबूत करके आएंगे। उन्होंने इतना किया तो हम लोग इस नए साल पे दर्शन करेंगे जाके। अब बहुत अच्छा लगा, हम तो धन्य हो गए, हम सभी लोग धन्य हो गए। जय जय जन्नत एकदम बहुत अच्छा, एकदम बिल्कुल स्वर्ग। कैसा लगा आके? हाँ बहुत बढ़िया, अच्छा, बहुत आदमी आ रहे हैं बाहर से। धर्म प्रति जो आस्था जग रहा है इस समय में, ये बहुत अच्छा लगा। आज नया साल का पहला दिन है, आपने क्या सोचा था और आगे कैसा लगा? हम ये सोचे कि हम अपना नया साल भगवान जी के दर्शन करके स्टार्ट करें ताकि हमारा पूरा साल मंगलमय, हमारे पूरे परिवार का मंगलमय हो। कैसा लगा आप लोगों को आके? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। नरेंद्र मोदी और योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार उनके प्रति। भारत माता की जय। तो नए वर्ष का प्रथम दिवस है और आज यहाँ अयोध्या में भक्तों का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। लोगों की यह कामना है, यह प्रभु से प्रार्थना है कि उनका जीवन सकुशल बीते, देश में सुख समृद्धि हो, सबकी यही मनसा है। लेकिन एक बात जरूर बता रही है यहाँ भक्तों की भीड़ कि लोग किस तरीके से सनातन में आस्था रखते हैं, प्रभु श्री राम में आस्था रखते हैं और कहीं न कहीं अयोध्या नगरी उनको अपनी ओर खींचती है। कैमरामैन विवेक कश्यप के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, अयोध्या। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को प्रगति यानी कि प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन की 50वीं बैठक की अध्यक्षता की। ये बैठक केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग, तकनीक आधारित निगरानी और सुशासन की एक दशक लंबी यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव मानी जा रही है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रगति प्लेटफॉर्म ने राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को जमीनी स्तर पर ठोस परिणामों में बदलने में अहम भूमिका निभाई है। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सड़क, रेलवे, बिजली, जल संसाधन और कोयला क्षेत्र से जुड़े 5 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की। ये परियोजनाएं 5 राज्यों में फैली हुई हैं, जिनकी कुल लागत 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। प्रधानमंत्री ने समयबद्ध क्रियान्वयन और आपसी समन्वय पर विशेष जोर दिया। इसके अलावा पीएम श्री योजना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजना समग्र और भविष्य के लिए तैयार स्कूली शिक्षा का राष्ट्रीय मानक बने। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजना का फोकस सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं बल्कि परिणामों पर होना चाहिए। सभी मुख्य सचिवों को योजना की नियमित निगरानी करने और वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड विजिट के निर्देश भी दिए गए। प्रगति की 50वीं बैठक को प्रधानमंत्री ने शासन संस्कृति में आए महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक बताते हुए कहा कि समय पर फैसले, प्रभावी समन्वय और तय जवाबदेही से सरकार के काम करने की गति बढ़ती है और इसका सीधा सीधा लाभ आम नागरिकों को मिलता है। और इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जुड़ गए हैं मेहमान के तौर पर। आइए उनसे और भी चर्चा करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से प्रगति देश की उन्नति के द्वार खोल रही है। शेखर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज़ में। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, यही बात करना चाहेंगे कि किस तरह से हम देख रहे हैं कि देश बदल रहा है और प्रगति अब देश की उन्नति के द्वार भी खोलते हुए नजर आ रही है। संध्या जी, ये जो प्रगति की जो एक्सपेरिमेंट, इसका अभी दूसरा फेज शुरू हो गया है। पहले हमें समझना चाहिए प्रगति की जरूरत क्यों पड़ी जी। ये मॉडल जो है, ये मॉडल जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से ये लागू किए कि सरकार के फैसले जो हैं, जो फैसले लिए जाते हैं वो कैसे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं और जमीन स्तर पर किस तरह उसकी डिलीवरी मैकेनिज्म क्या है। इसीलिए जो गुजरात मॉडल ऑफ गवर्नेंस की जो चर्चा हुई
जिसके बारे में लोगों ने 2014 में जो देश भर में जो मैंडेट दिया था, उसके पीछे वहां का जो कार्यक्रम था स्वागत। अब स्वागत से प्रगति, यानी प्रधानमंत्री बनने के बाद इन्होंने इस तरह की एक सिस्टम की जहां पे जितने भी कैबिनेट डिसीजंस हो, सरकार के फैसले जो जिस तरह अगर कोई फैसले लिए जा रहे हैं तो उसकी इंप्लीमेंटेशन क्या हो रही, मान लीजिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है, उसकी टेंडरिंग के बाद कैसे कार्यक्रम शुरू हुआ है, काम कैसे चल रहा है, जमीन पर क्या है, तकलीफें क्या है। और सबसे बड़ी बात इस पे है, राज्य सरकार के मुख्य सचिवों के साथ एक प्रकार से वार्तालाप करके अगर कोई दिक्कत कहीं पर है, कोई बॉटलनेक है, उसको दूर करने की बात है। अब क्या है संध्या जी, प्रधानमंत्री का पहला मंत्र था कि आपको रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। अभी उस मंत्र का सेकंड फेज आ चुका है, वो है कि आप रिफॉर्म कीजिए चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए, चीजों को आसान करने के लिए, लोगों को समझ के कार्यान्वित करने के लिए। उसके बाद आ गया परफॉर्म का मतलब है आपको डिलीवर करना है। और उसकी तीसरी एस्पेक्ट क्या है कि ट्रांसफॉर्म जो है वो इंपैक्ट होनी चाहिए। जिस लोगों के लिए बड़े बड़े कार्यक्रम चले जा रहे हैं, जिस पर सरकार के करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं, उसकी जमीन तक पहुंचना, लोगों तक फायदा पहुंचना है। अब अभी तक, क्योंकि ये 50वीं मीटिंग था प्रगति का, अभी तक 500 चीफ सेक्रेटरी से मीटिंग हुई है अन्य अन्य राज्यों के साथ। इसमें कई चीजें देखिए, पहले क्या होता था, 30 साल पहले 35 जिसमें मान लीजिए कहीं रेल लाइन का सैंक्शन हुआ हो, उसमें 1000 करोड़ खर्च हो गया, लेकिन आगे चीजें बढ़े नहीं क्योंकि सरकार बदल गई या मंत्री बदल गए। इस तरह कई प्रोजेक्ट्स थे, उसको एक एक करके प्रधानमंत्री ने प्रगति के माध्यम से जहां जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है उसको पूर्ण कर दे, जहां कुछ रह गया है, कोई कमियां है या उसको कुछ अगर आप रीमॉडल कर सकते हैं, उसको और एक्सपैंड कर सकते हैं, वो भी किया गया है। इस तरह आप देखेंगे सरकार की खर्चा जो है, सरकार की एक एक रुपए जिस प्रोजेक्ट में लगती है वो पूरी तरह होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है स्पीड है। बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं कि फैसले, बड़े फैसले लेते हैं, लेकिन जमीन पर उस पर लोगों तक पहुंचने में इतनी देर लग सकता है। कभी कभी प्रोजेक्ट 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक टाइम शेड्यूल पे होने चाहिए, एक टाइम लिमिट पे होने चाहिए, पंक्चुअलिटी के साथ होनी चाहिए। ये मंत्र जो अभी तक इस सरकार का, मैं कह सकता हूं, प्रगति एक प्रकार से पहचान चिन्ह है। जिस तरह प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किए गए, जिस तरह लोगों ने महसूस किया है, हाईवे प्रोजेक्ट हो, रेलवे प्रोजेक्ट हो, पोर्ट हो। और देखिए, ये मूलभूत जरूरतें हैं जो किस तरह से उनका विस्तार होना चाहिए और एक आम आदमी तक पहुंचना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर, शेखर साहब, इस बात पर जोर भी दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि परिणाम में उसे बदलना होगा और तभी हमारा उद्देश्य साकार हो पाएगा कि आम जनता तक ये सारी सुविधाएं पहुंच पाएंगी। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री ये जो रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के पीछे क्या है कि ईज ऑफ लिविंग होनी चाहिए। कहीं नई सड़क बन गया, कोई नया बन गया, तो उससे लोगों को डायरेक्ट फायदा होता है। दूसरा, ईज ऑफ लिविंग के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जब बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से आर्थिक लाभ होता है स्थानीय लोगों को, स्थानीय प्रदेश को, स्थानीय जो भी इंडस्ट्रीज है उनको। तो ये अभी तक जो देखिए, जब प्रधानमंत्री प्रगति एक्सपेरिमेंट दिल्ली लाने से पहले हम क्या देख रहे थे जी, कई मिनिस्ट्रीज कई फैसले लेते थे। एक मिनिस्ट्री का फैसला कुछ है, दूसरा का कुछ है, फिर तीसरा मिनिस्ट्री का कुछ आपत्ति होगा। ये सारे चीजों को दूर करके जब फैसले लिए जाते हैं, सारे मिनिस्ट्री से कंसल्टेशन होती है, राज्य सरकार से होती है। फैसले लेने के बाद, पैसे सैंक्शन होने के बाद, वो टेंडरिंग जब होने के बाद, और टेंडरिंग में किस तरह हुई है, क्या हुई है, कहां दिक्कत है, हो सकता है कि प्रोजेक्ट की पहले कल्पना कुछ हो, बाद में और भी उसकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाए। लेकिन क्या होता था, मामले फाइल्स पे चलते थे, एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय। प्रधानमंत्री ने उन चीजों को बंद कर दिया कि बड़े प्रॉब्लम, बड़े प्रोजेक्ट जहां 10,000 करोड़ से ऊपर है, सीधा पीएम वो खुद बैठेंगे और कंसर्न सेक्रेटरीज बैठेंगे, कंसर्न। और हमेशा राज्य सरकार से भी दिक्कत था, क्योंकि कई राज्य सरकार में ये फाइलें चलती थी। मान लीजिए कोई फाइल लखनऊ से चलते दिल्ली पहुंचते आगे 6 महीना लग जाता था, 1 साल भी लग जाता था। अभी वैसा नहीं है। अगर सरकार पैसे खर्च कर रही है, उसकी सैंक्शन है, देखिए प्रोजेक्ट डिले की वजह से कॉस्ट बढ़ जाती थी। संध्या जी, ये हमें समझना चाहिए जी। इसमें बचत कैसे होता है। मान लीजिए जो प्रोजेक्ट 2 साल में होना है, अगर 5 साल लग जाए, उसकी डबल कॉस्ट हो जाएगी।
तो ये सारी चीजों को खत्म करने के लिए प्रगति का एक्सपेरिमेंट में मान सकता हूं। जैसे आजकल हम डिजिटल पेमेंट की इतनी तारीफ हो रही है, वैसे ही जो प्रगति चीज जो प्रधानमंत्री ने इंट्रोड्यूस किया है, इससे सीधा सीधा जितने प्रोजेक्ट पिछले 10-11 साल में ले लीजिए, जो टाइमली कंप्लीशन हुआ है, और कई प्रोजेक्ट्स की रूप भी बदली है, क्योंकि लगातार रिव्यू है, लगातार मॉनिटरिंग है। देखिए बेसिक पर्पस क्या है, मॉनिटरिंग की जरूरत है, और मॉनिटरिंग हाईएस्ट लेवल पे हो रहा है, पीएमओ लेवल पे, पीएम लेवल पे, जिसकी वजह से आप देखेंगे सारे सिस्टम में एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। शेखर साहब, इसके साथ आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि प्रगति किस तरह से विकसित भारत के संकल्प को लेकर के जिस तरह से देश कदम आगे बढ़ा रहा है, ऐसे में ये प्रगति किस तरह से एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि जब तमाम जो देश के राज्य हैं वो विकसित होंगे, मूलभूत ढांचा विकसित होगा, तो निश्चित तौर पर जो 2047 का लक्ष्य है वो प्राप्त करने में आसानी होगी। बिल्कुल, देखिए ये प्रधानमंत्री कहते हैं कि प्रगति का मतलब है एक्सेलरेटर है। जैसे गाड़ी में आप एक्सेलरेटर दबाएंगे तो गाड़ी आगे बढ़ेगा ना, तो वो बढ़ाने का काम है ये प्रगति का काम, मतलब स्पीड बढ़ानी है, हमें टाइमली कंप्लीशन होना है, और आगे रास्ते में जो हमारी जो रफ्तार है, जो प्रगति की रफ्तार है, उसमें रुकावट कहीं भी हो, कुछ भी हो, छोटा हो बड़ा हो, उसको तुरंत फैसले करके उसको सोल्यूशन ढूंढने का काम प्रगति ने किया है। और क्योंकि बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं प्रोजेक्ट की जो जिस तरह बंदी है फास्टर एग्जीक्यूशन होनी चाहिए, और क्वालिटी भी मेंटेन करना है। देखिए प्रधानमंत्री हमेशा यही पूछते हैं, भाई उस प्रोजेक्ट का क्वालिटी क्या है। कोई हाईवे बंद होता है, हाईवे में दिक्कत है, क्वालिटी कंस्ट्रक्शन ठीक नहीं है, तो और लोगों के लिए वो जो आउटकम है, देखिए बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं प्रोसेस से ज्यादा आप आउटकम को देखिए, कि पहले क्या होता था भाई सरकारी चीजें कि भाई उसकी प्रोसेस भी चलता था, भाई यहां गया फाइल, वहां हुआ, ये हुआ, वो देखेंगे, ये देखेंगे, ये ऐसा नहीं है। भाई आउटकम क्या है, 2 साल में कितने लोगों को इस प्रोजेक्ट से बेनिफिट मिला है, क्या अधिक बेनिफिट हो सकता है, ये जिसको आप कह सकते हैं एक प्रकार से प्रोएक्टिव गवर्नेंस, प्रोएक्टिव सुशासन। शेखर साहब, इसके साथ साथ ये भी समझना चाहेंगे कि राज्यों की जिम्मेदारी जिस तरह से प्रगति तय करती है, ऐसे में वो जिम्मेदारी किस तरह से निभाएं, इसके लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है। यानी कि जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि एक समय है जब फाइलों पे फाइलें चलती थी, समय बीत जाता था, लेकिन जो मूल सुविधा आम नागरिक तक पहुंचनी चाहिए वो समय के साथ नहीं पहुंच पाती थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर खास तौर से जोर दिया कि आम नागरिक को हम कैसे उनको उनके हक की सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। ऐसे में राज्यों की जिम्मेदारी का यहाँ पर विस्तार से आपसे समझना चाहेंगे कि राज्य किस तरह से प्रगति के साथ जुड़ करके काम कर रहे हैं, आम जनता के लिए किस तरह से वो एक ऐसा ताना बाना बुन रहे हैं कि उन तक ये तमाम सुविधाएं पहुंचे जो केंद्र से राज्य तक पहुंचाई जाए। बिल्कुल संध्या जी, जो सिस्टम जो बनाई गई है एक डैशबोर्ड है, हर मंत्रालय में भी है, पीएमओ में भी है, और इस मॉडल को देखकर कई राज्य सरकार ने अपने अपने डिपार्टमेंट्स में डैशबोर्ड बनाया। डैशबोर्ड का मतलब है आपको डिजिटली पता चलेगा कि इस प्रोजेक्ट का अभी रियल टाइम बेसिस पे कहां पहुंचा है, क्या अभी तक क्या कंप्लीशन क्या हुआ है, क्या बाकी रह गया, क्या प्रॉब्लम्स है। अब देखिए सरकार कोई भी हो, राज्य सरकार को अलग पार्टी की हो सकती है, कुछ भी हो, लेकिन जब पीएमओ लेवल से केंद्र सरकार की तरफ से एक प्रोजेक्ट को लेकर जो सीधी पीएम खुद बैठ रहे हैं और चीफ सेक्रेटरी से पूछ रहे हैं बताइए केंद्र सरकार की तरफ से और क्या मदद हो सकती है। केंद्र सरकार, क्योंकि यही बात आती है ना भाई, कहीं एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं हुआ, कहीं फलाना मिनिस्ट्री का नहीं हुआ, कहीं कोई डिपार्टमेंट की कोई ऑब्जेक्शंस है, ये सारे चीजें एक टेबल पे जब पीएम स्वयं बैठते हैं और प्रोजेक्ट को लेकर जितनी दिक्कतें पहले कलेक्ट होता है, तो स्टेट राज्य सरकारों के रेस्पॉन्सेस भी जल्दी होता है, क्योंकि उनको पता है कि भाई पीएमओ से पूछताछ होगा, पीएम स्वयं बैठकर इसको एग्जामिन करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्या है, इसकी सॉल्यूशन क्या है। तो एक प्रकार से आपकी, मैं मानता हूं एक फेडरलिज्म भी इसमें हो जाता है, क्योंकि केंद्र सरकार पैसे देती है, कई प्रोजेक्ट्स में इंप्लीमेंटिंग एजेंसी राज्य सरकार होते हैं और कंसर्न मिनिस्ट्रीज केंद्र सरकार के होते हैं, तो दोनों के बीच में कहीं भी कोई गैप रह जाए, क्योंकि बार बार पीएम कहते हैं कि आप ऐसा काम कीजिए जैसा इंडिया की तरह काम कीजिए, कोई साइलोस में काम मत कीजिए, भाई फलाना मंत्रालय अपनी बात सुनेगी, अपनी बात को चिंता है, दूसरा अगर दूसरी मिनिस्ट्री जी, ये सारे चीजें दूर करके पब्लिक की तरफ से जो फीडबैक है, कई बार पब्लिक की तरफ से प्रोजेक्ट्स को लेकर कई ग्रीवेंसेस है, उसका भी एक मैकेनिज्म है। तो केंद्र सरकार की इस पर प्रोएक्टिव होने का मतलब
राज्य सरकार भी हटने हो जाते हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं भाई प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट हो। और तो कहीं एक कोई प्रकार गुंजाइश से- नहीं रह जाती इसमें, जी। जब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सभी राज्य जुड़ते हैं तो कहीं कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि आप फाइलों में चीजों को दबा करके रखें और आम जनता तक उनकी सुविधा ना पहुंचाए। एक अंत में आपसे सवाल जानना चाहेंगे, एक सवाल का जवाब, कि पीएम श्री योजना को राष्ट्रीय बेंचमार्क बनाने पर भी प्रधानमंत्री का जोर है। किस तरह से राष्ट्रीय बेंचमार्क साबित होगा, इसके मूल स्तंभों की अगर हम बात करें तो विस्तार से जानना चाहेंगे इसके बारे में। देखिए, प्रधानमंत्री का हमेशा एक बात है जो हमेशा कहते हैं कि क्वालिटी पर हमें ध्यान देना चाहिए। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जब प्रधानमंत्री कहते हैं, इसका मतलब क्या है कि जो 25 साल लोक सेवा के लिए जो प्रोजेक्ट, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसी बननी चाहिए कि हमारी बेस्ट ऑफ टैलेंट उस पर काम करे, और एक प्रोजेक्ट जो एक नमूना के रूप में सामने खड़े हो जाता है, फिर बाकी राज्य सरकार, बाकी मंत्रालय, बाकी अन्य प्रोजेक्ट जो बाहर में होंगे वो भी, उनको भी लगेगा भाई प्रोजेक्ट ऐसी बननी चाहिए। तो आप दिल्ली में आप देख रहे हैं जो प्रोजेक्ट दिल्ली सरकार, मतलब दिल्ली में केंद्र सरकार ने किया है, और कई प्रोजेक्ट्स आप देखेंगे बहुत टाइमली कंप्लीट हुआ है। जम्मू कश्मीर में प्रोजेक्ट हो या उत्तर पूर्व में प्रोजेक्ट्स हो, एक एक प्रोजेक्ट बड़े बड़े चैलेंज से गुजर के वो आज लोकार्पण हुआ है। तो वो सब एक मॉडल बन जाता है आने वाले समय के लिए। आने वाले हमारे इंजीनियर्स, हमारे जो प्लानर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, वो भी देख सकते हैं भाई ऐसा प्रोजेक्ट हम भारत में बनाए जी। तो जिस प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जो भी चीज हम क्रिएट करें आने वाले समय के लिए भी काम आए, और वो ऐसा काम आए कि उसको देखकर और लोग प्रेरित हो जाए। निश्चित तौर पर शिखर साहब, एक ऐसा ताना बाना चाहिए। तैयार किया जाए, ना केवल वो इस वक्त की जरूरत हो बल्कि भविष्य की नींव भी तैयार करे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। नव वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष हम सबके घरों में अपार खुशियां लेकर आए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर नई दिल्ली में स्किल इंडिया मिशन की एक पहल सोर स्किलिंग फॉर एआई रेडनेस कार्यक्रम में भाग लेंगी। ये कार्यक्रम कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य भारत के वर्कफोर्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तैयार करना है। वो स्किल द नेशन चैलेंज नाम का राष्ट्रीय जागरूकता अभियान भी लॉन्च करेंगी, जिसका मकसद भविष्य के लिए तैयार स्किलिंग पहलों में युवाओं की ज्यादा भागीदारी को बढ़ावा देना है। और इसके साथ ही राष्ट्रपति भवन में एआई फॉर बिगिनर्स का एक खास सेशन भी आयोजित होने वाला है। इस इंटरैक्टिव लर्निंग मॉड्यूल का नेतृत्व विश्व प्रसिद्ध एआई विशेषज्ञ करेंगे, जिसमें गूगल के सहयोग से एआई स्किलिंग पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति रायरंगपुर में इग्नू क्षेत्रीय केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन भी करेंगी, जिससे कौशल आधारित शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार को बढ़ावा देकर उत्तरी ओडिशा के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में काम करने की उम्मीद है। पश्चिम बंगाल का रुख करते हैं, जहां एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। और इसी बीच एसआईआर प्रक्रिया में पिछड़े वर्ग के प्रमाण पत्रों को लेकर चुनाव आयोग ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी कर दिए हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा रद्द किए गए 113 ओबीसी समूहों के प्रमाण पत्र एसआईआर प्रक्रिया में मान्य नहीं होंगे। अदालत ने पाया था कि 2010 से 22 मई 2024 के बीच इन जातियों को ओबीसी सूची में जोड़ने की प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण थी। वहीं भाजपा लगातार आरोप लगा रही है कि राज्य सरकार ने वोट बैंक की राजनीति के लिए ओबीसी आरक्षण का दुरुपयोग किया। इसी बीच आयोग ने साफ किया है कि फिलहाल सिर्फ 2010 से पहले की 64 और हाल ही में जोड़ी गई 76 नई जातियों यानी कि कुल 140 समूहों के प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।
और इस खबर पर ज्यादा अपडेट ले लेते हैं। हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, सबसे पहले तो पश्चिम बंगाल की एसआईआर प्रक्रिया जो चल रही है उसकी प्रगति हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए कि किस तरह से एसआईआर लगातार अब अपने कदम आगे बढ़ा रही है ये प्रक्रिया। अगर हम आम मतदाताओं की बात करें तो किस तरह से अब वो इस प्रक्रिया में आगे भाग लेते हुए नजर आ रहे हैं? संध्या, देखिए, एसआईआर का सुनवाई का प्रोसेस अभी तो 1 हफ्ता बीत गया है और इसमें देखा जा रहा है कि जो आम आदमी, आम लोग हैं जिनको बुलाया गया है इस फेज में, अनमेट वोटर्स हैं, आप जानते हैं, उनको जो बुलाया गया है वो जा रहे हैं, वो भागीदारी कर रहे हैं और हियरिंग जो सेंटर्स है उनके बाहर बड़ी बड़ी लाइनें हैं और वो पूरे उत्साह में जा रहे हैं और उनको कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहे हैं कि जिनके पास कागज है उनको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चिंता किनको जरूरत है? चिंता किनको हो रही है? चिंता उनको हो रही है जिनके पास कागज नहीं है। कागज किनके पास नहीं है? जो 2002 के वोटर लिस्ट में अपना नाम नहीं दिखा पा रहे हैं और अपना कोई लिंकेज भी एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। अब इस लिंकेज एस्टेब्लिश करने के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं? सरकार क्या कह रही है? यहाँ की सरकार कह रही है कि आप मे आई हेल्प यू कैंप जाइए और वहां से जो 13 डॉक्यूमेंट्स चुनाव आयोग ने मांगे हैं वो 13 डॉक्यूमेंट्स के कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आप कलेक्ट कीजिए और उनमें से एक डॉक्यूमेंट है ये ओबीसी सर्टिफिकेट, जो ओबीसी समूहों का जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट। अब ये क्यों चुनाव आयोग ने ये कदम क्यों लिया कि जो 2010 से 2024 के 22 मई तक जो 113 ओबीसी समूहों का प्रमाण पत्र कलकत्ता हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था, उनको एसआईआर के दायरे में भी नहीं माना जाएगा। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था कि 2010 के बाद 2024 के 22 मई के बीच में जितने ओबीसी समुदायों को प्रमाण पत्र मिला, उनका प्रमाण पत्र उन्हें कैसे मिला, इस पर सवाल था। इसमें ज्यादातर एक ही समुदाय के व्यक्ति थे। वो एक ही समुदाय के व्यक्ति अचानक से कैसे 113 तक पहुंच गया था? कितना? 66। अभी तो ये सामने आ रहा है 2010 से पहले 66 था और सिर्फ इस बीच ये जो 14 साल का दौरान है, ये ममता बनर्जी का जो सरकार की जो पीरियड है उसमें ही 113 आ गए। तो ये 113 कहां से आ गया? अचानक से ये 113 समुदायों को क्यों ओबीसी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ी? अब 2010 से पहले ये कहां थे? ये सवाल तो उठेगा। तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी जो याचिका दाखिल हुआ उसके ऊपर उन्होंने जो निरीक्षण किया उसके साथ चलते उन्होंने वो 113 को रद्द कर दिया। फिर तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट पर जाके अदालत के जो प्रोसेस है उसको चलते लास्ट जो अपडेट है वो अपडेट ये है कि जो 113 वो रद्द किए गए। अलग से राज्य सरकार ने जो 76 जो सर्वे किया था उसको मान्यता मिली है, लेकिन हालांकि इसकी अभी तक निष्पत्ति नहीं हुई है। अभी वो सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है अभी वो सब्जेक्ट। लेकिन अभी ये बात स्पष्ट है, ये काफी अहम इसलिए है कि ये जो 113 ये दाखिल नहीं कर पाएंगे। अब ये कैसे रिएक्ट करते हैं? अब इसको लेके ममता बनर्जी की सरकार कैसे रिएक्ट करते हैं? वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के लेकर तो करते हैं और किस तरह की वोट बैंक की राजनीति हो रही है। सौरभ, आगे भी इसी विषय पर हम आपसे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको बता रहे थे कि पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उस बीच राजनीतिक हलचल, राजनीतिक घमासान किस तरह से लगातार आगे बढ़ रहा है, माहौल किस तरह से वहां पर ममता बनर्जी गर्म करती हुई नजर आ रही हैं। और भी अपडेट के साथ सौरभ दत्ता हमारे साथ लगातार बने हुए। सौरभ, वोट बैंक की राजनीति पर हम बात कर रहे थे कि जिस तरह से ओबीसी प्रमाण पत्रों का मुद्दा अब सामने आया है, हालांकि चुनाव आयोग ने उसमें साफ तौर पर कह दिया है कि किस समय से लेकर के किस समय के बीच के जो प्रमाण पत्र ओबीसी को दिए गए थे सिर्फ वही मान्य होंगे इस पूरी प्रक्रिया में। लेकिन वोट बैंक की राजनीति को समझना चाहेंगे हम आपसे, क्योंकि ममता बनर्जी ने ये जो प्रमाण पत्र जारी किए थे वो अपने वोट बैंक को बचाने के लिए ही तो किए थे।
साफ तरीके से है वो। इसीलिए जब ये मामला हाईकोर्ट तक गया, उच्च न्यायालय तक गया, तब भी जो बीच बीच में गवर्नमेंट ने रिएक्ट किया, सीएम ममता बनर्जी ने रिएक्ट किया, उसमें भी उन्होंने साफ तरीके से कहा कि मैं कुछ भी करती हूँ, ये अदालत चले जाते हैं। लेकिन आप ऐसा कुछ करते क्यों हैं कि अदालत जाना पड़ता है, उच्च न्यायालय तक जाना पड़ता है, ये बात भी सामने है। लेकिन ये वही मैं बोल रहा था कि ये जो अभी 113 का मान्यता जो उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था, चुनाव आयोग का भी ये कहना है कि इसको आप मान्यता नहीं, एसआईआर के प्रोसेस में इसको मान्यता नहीं दिए जाएंगे। अब इसको लेके सीएम ममता बनर्जी कैसे रिएक्ट करती है वो देखना होगा। क्योंकि अभी तक तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज को लेके उन्होंने रिएक्ट कर दिया, 1 करोड़ 36 लाख को लेकर उनका कहना है एक भी नाम ना कटे। जो माइक्रो ऑब्जर्वर्स था उनको लेके रिएक्ट किया है उन्होंने। यहाँ तक कि अभी वो क्या जो चुनाव आयोग के खिलाफ जो आम आदमी है उनको कहीं ना कहीं जाके ये पता चल रहा है कि कुछ ऐसे उनको कहा जा रहा है कि वो चुनाव आयोग के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करे, जिसको लेके भी कल चुनाव आयोग ने कड़ी स्टेटमेंट, कड़ी एक बयान जारी किया है। कितनी बड़ी बयान जारी किया है चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग ने कहा है कि उनके ध्यान में ये बात आई है कि 2 जगह पे सीईसी गणेश कुमार और सीईओ मनोज कुमार अग्रवाल के खिलाफ आरोप थाने में दर्ज किया गया है। अभी तक वो एफआईआर में टर्न नहीं हुआ है, लेकिन जो अभियोग पत्र है वो दर्ज किया गया है। चुनाव आयोग का कहना है आप ऐसा कर नहीं सकते और ये फैब्रिकेटेड है। ये आप चुनाव आयोग के जो आधिकारिक है उनको आप भय दिखा रहे हैं, उनको आप थ्रेट कर रहे हैं और आप चाहते हैं, साफ तरीके से चुनाव आयोग ने ये कहा है कि आप चाहते हैं कहीं जाके ये पता चलता है कि जो प्रोसेस चल रहा है उसको रोकने की कोशिश हो रही है, उसको रोकने की साजिश हो रही है, लेकिन चुनाव आयोग रुकेगा नहीं। आप मानिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कब जाके ऐसा स्टेटमेंट देता है कि कैसे कैसे हालात होते हैं, तब जाके चुनाव आयोग ऐसा बयान, और वही बंगाल में ही हो रहा है कि चुनाव आयोग को ये कहना पड़ा कि यहाँ पे साजिश हो रहा है, यहाँ पे सब एक फैब्रिकेटेड सिचुएशन क्रिएट किए जा रहे हैं जिसको चलते एसआईआर प्रोसेस को रोक लगे, ऐसा कोशिश है। लेकिन चुनाव का कहना है कि ऐसा हो नहीं पाएगा। और कल भी आपने देखा कि अभिषेक बनर्जी जो 10 डेलीगेशन को लेके दिल्ली में गए थे, वहां पे चुनाव आयोग के निर्वाचन सदन के जो आधिकारिक है उनसे भेंट करने के लिए, उसके बाद भी उनका रवैया क्या है, साफ तरीके से विरोधी का कहना है ये सारे जो रवैया है ये बताती है कि एसआईआर को लेके कहीं ना कहीं जाके टीएमसी घबराहट में है और इसीलिए वो भी अपना पॉलिटिक्स कर रहा है, दबाव वाला पॉलिटिक्स कर रहा है। सौरभ, लेकिन यहाँ पर यह भी समझना होगा कि देखिए चुनाव आयोग तो अपनी प्रक्रिया को लगातार आगे बढ़ा रहा है। आम मतदाताओं की अगर बात करें तो वो भी इस प्रक्रिया में सहभागी बन रहे हैं, लेकिन जब राजनीतिक मोड़ इस पूरे मामले में आता है तो ममता बनर्जी हो, अभिषेक बनर्जी हो, वो लगातार कोई ना कोई ऐसे हथकंडे अपनाते हुए नजर आते हैं कि किसी न किसी तरीके से चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है इसमें कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न की जाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि चुनाव आयोग रुकने वाला नहीं है और यही उसका उद्देश्य भी है कि मतदाता सूची में पात्र मतदाताओं को जोड़ना आवश्यक है और इसीलिए तमाम तरह के कदम भी बढ़ाए जा रहे हैं। संध्या, चुनाव आयोग ने तो यह स्पष्ट कर दिया कि वो रुकने वाले नहीं हैं, जितने भी दबाव डालेंगे वो रुकने वाले नहीं है। जो एसआईआर का जो स्पिरिट है कि कोई भी वैध वोटर तालिका से ना छूटे और कोई भी अवैध वोटर तालिका में ना रहे, वो सुनिश्चित करके रहेंगे। लेकिन टीएमसी ये क्यों कर रही है? टीएमसी ये कर रही है, ये उनकी वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। वो दिखाना चाहती है अपनी वोट बैंक को कि हम वो शक्ति है जो चुनाव आयोग कभी नहीं मानते। हम किसी हद तक जा सकते हैं, हम चुनाव आयोग के आधिकारिक को घेरे में ले सकते हैं, उनके गाड़ी पे हमला कर सकते हैं, उनका गाड़ी का लॉक टूट जाए तो भी कुछ नहीं। हम कह सकते हैं अपने महिला समर्थक से आप जाइए, जाके चुनाव आयोग को घेराव कर लीजिए और उनको धमकाइए कि क्यों एक भी नाम यहाँ पे लिस्ट से छूटा है, इस बात पे धमकाइए। हमारा एमएलए जाएंगे, वो चुनाव जो हियरिंग प्रोसेस है उसमें जाके ब्लॉक ऑफिस में जाके ताला लगवा देंगे। लेकिन ये जो सारी इशू जो हो रहे हैं ये जनता भी देख रही है, बंगाल की जनता भी देख रही है और समझ रही है अच्छी तरह से कि आखिर में चुनाव आयोग के हर कदम को लेके टीएमसी में इतनी बौखलाहट क्यों है, क्यों वो इस तरह के बयानबाजी कर रहा है। और ये बंगाली जो लोग होते हैं जो
हमारे बंगाली जो लोग होते हैं वो भी मानते हैं जो कहीं ना कहीं जाके टीएमसी जो स्टेप्स ले रहे हैं वो सही नहीं है जी। और इसका आगे चल के इसका क्या रिफ्लेक्शन पड़ेगा, क्या गणित बिठेगा, वो आगे चल के पता चलेगा। लेकिन साफ तरीके से बंगाल की जनता टीएमसी की ये जो नकारात्मक जो पॉलिटिक्स है उसको जो सही से नहीं ले रही है। बिल्कुल सौरभ, जो आम जनता है जो ममता सरकार से प्रभावित है वो निश्चित तौर पर अब मन बना चुकी होगी कि किस तरह से अब उन्हें अगले चुनाव में सहभागी बनना है। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी भी लगातार हमलावर नजर आ रही है और किस तरह से आरक्षण का दुरुपयोग किया हुआ या फिर घुसपैठियों के लिए एक मार्ग तैयार करने की बात हो या फिर आम जनता जो है उनका किस तरह से शोषण और दोहन वहां पर किया जा रहा है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी भी लगातार हमलावर नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ तमाम अपडेट हमसे साझा करने के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। नव वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष हम सबके घरों में अपार खुशियां लेकर आए। पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट, कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस। पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम। शी इज माई क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भर भारत की रीढ़ बना DRDO आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस अवसर पर वैज्ञानिकों को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए वैज्ञानिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी। रक्षा मंत्री ने लिखा कि DRDO दिवस पर मैं संस्थान के सभी वैज्ञानिकों, कर्मियों और उनके परिवारों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उनकी अटूट प्रतिबद्धता, वैज्ञानिक उत्कृष्टता और राष्ट्रीय कर्तव्य की भावना भारत की रक्षा तैयारियों को मजबूत करने और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वदेशी और भविष्य के लिए तैयार तकनीकों को विकसित करके DRDO हमारी रणनीतिक स्वायत्तता और हमारे सशस्त्र बलों के आत्मविश्वास को सुदृढ़ कर रहा है। मैं पूरे DRDO परिवार के लिए सार्थक सफलताओं और राष्ट्र की निरंतर सेवा से परिपूर्ण वर्ष की कामना करता हूं। और आइए अब आपको सीधे लिए चल रहे हैं राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित कर रही हैं। और उद्यमिता मंत्रालय की सचिव सुश्री देवश्री मुखर्जी जी, उच्चतर शिक्षा विभाग के सचिव श्री विनीत जोशी जी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर उमा कंजीलाल जी, रायरंगपुर माननीय सांसदगण एवं रायरंगपुर में बैठे हुए माननीय सांसद श्री नवचरण माझी, मंत्री श्री गणेश राम खुंटिया, विधायक जलेन नायक, विधायक भादव भांसता, मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र, मयूरभंज के कलेक्टर श्री साय, रायरंगपुर के सब कलेक्टर एवं सभी पदाधिकारी समस्त को नमस्कार। सभी को नवा साल का बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज रायरंगपुर में स्थित इग्नू रीजनल सेंटर और स्किल सेंटर का शुभारंभ करके मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। उच्च स्तर की शिक्षा तथा लर्निंग सपोर्ट को उस क्षेत्र के लोगों के लिए सुलभ बनाने हेतु ये एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं रायरंगपुर में इस रीजनल सेंटर की स्थापना के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी और उनकी टीम को बहुत बहुत सराहना करती हूँ। इग्नू तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सहयोग से रायरंगपुर में स्किल सेंटर की शुरुआत भी एक सराहनीय प्रयास है। विशेष रूप से महिलाओं, ग्रामीण भाई बहनों और जनजातीय समाज के लोगों के लिए ये एक बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। इस प्रयास के लिए मैं कौशल और उद्यमिता राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी जी को बहुत बहुत सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों, विभिन्न क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महत्व और उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। सभी के लिए AI के बारे में जानना और समझना आवश्यक हो गया है।
भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की SOAR यानी स्किलिंग फॉर AI रेडीनेस की पहल प्रशंसा का योग्य है। मुझे बताया गया है कि इस पहल के अंतर्गत प्री AI मॉड्यूल्स तैयार किए गए हैं। इस मॉड्यूल्स के द्वारा AI से जुड़े विषयों और मशीन लर्निंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी जानकारी मिलती है। इस मिशन का उद्देश्य AI के बारे में जागरूकता बढ़ाना, आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना तथा एक टेक ड्रिवन देश के निर्माण में योगदान देना है। भारत सरकार स्कूलों में AI के उपयोग को बढ़ावा दे रही तथा बच्चों को नवाचार और तकनीकी नेतृत्व के लिए तैयारी कर रहे हैं। AI लैब्स और AI मॉड्यूल्स के माध्यम से विद्यार्थियों में रचनात्मक सोच और फ्यूचर रेडी स्किल्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुझे ये देखकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के साथ साथ सांसदगण भी आज यहाँ लर्नर्स के रूप में उपस्थित है। इस कोर्सेस को पूरा करने के लिए मैं माननीय सांसदों की सराहना करती हूँ। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को स्वयं सीखकर अपने लीडरशिप थ्रू लर्निंग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। AI सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत आपको सर्टिफिकेट्स भी प्रदान किया गए हैं। आज बच्चे जो वहाँ मैंने देखा फ़ोटो उठा रहे बच्चे अपना सर्टिफिकेट ऐसे सामने दिखा के फ़ोटो उठा रहे हैं। बच्चों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। इसके लिए मैं आप सभी सांसदों को और बच्चों को सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज मुझे स्किल द नेशन चैलेंज की शुभारंभ की घोषणा करते हुए भी अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इस चैलेंज का उद्देश्य बड़े पैमाने पर AI लर्निंग और इनोवेशन में भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। ये इनिशिएटिव लाखों लर्नर्स को आगे लाने, अपने क्षमता बढ़ाने और भारत में फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स का तैयार करने में महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। देवियों और स्वजनों, आज का ये आयोजन शिक्षा, जिज्ञासा और नवाचार को प्रोत्साहित करने का उत्सव है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था और समाज को नई दिशा दे रही है। हम कैसे सीखते हैं, कैसे काम करते हैं, आधुनिक सेवाओं का लाभ कैसे ले पाते हैं और मानवता के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियों का समाधान कैसे करते हैं, इन सब में AI के माध्यम से बदलाव आ रहा है। भारत जैसे युवा देश के लिए AI सिर्फ टेक्निक नहीं बल्कि सकारात्मक बदलाव का एक बड़ा अवसर है। भारत का ये दृष्टिकोण रहा है कि टेक्नोलॉजी लोगों को सशक्त बनाए, समावेश को बढ़ावा दे और सभी के लिए अवसरों का विस्तार करे। AI का उपयोग सामाजिक, आर्थिक और टेक्नोलॉजी संबंधी दूरियां को कम करने के लिए होना चाहिए। इसका लाभ हर वर्गों के, हर आयु के लोगों, विशेषकर वंचित वर्गों के लोगों को तक पहुँचे, ये सुनिश्चित करना आवश्यक है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सबको नई तकनीक की सीखने की जिज्ञासा रखने के लिए और AI लर्निंग मॉड्यूल्स पूर्ण करने के लिए हार्दिक बधाई देती हूँ। आप संभावना और अवसरों से युक्त भविष्य के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। आपको ये याद रखना है कि टेक्नोलॉजी तथा आपके ज्ञान और कौशल का उपयोग समाज की सेवा करने, चुनौतियों के समाधान सीखने और दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए। सरकार डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रही है। भारत को AI ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करने के लिए इंडिया AI मिशन चलाया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारतीय अर्थव्यवस्था के ग्रोथ ड्राइवर के रूप में उभर रहा है। भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से बढ़ रही है। आने वाले दशक में देश के GDP, रोजगार और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी में AI का योगदान महत्वपूर्ण होगा। देश का AI टैलेंट पूल विकसित करने में डेटा साइंस, AI इंजीनियरिंग और डेटा एनालिटिक्स जैसे स्किल की प्रभावी भूमिका होगी। सरकार विभिन्न संस्थाओं, इंडस्ट्री पार्टनर्स तथा एकेडेमिया के साथ मिलकर ये सुनिश्चित कर रही है कि भारत केवल टेक्नोलॉजी को अपनाए ही नहीं
बल्कि उसके माध्यम से रेस्पॉन्सिबल फ्यूचर को भी आकार दे। आइए हम सब मिलकर विकसित भारत बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने तथा टेक ड्राइवन समावेशी और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए हम सब अपना योगदान दें। रायरंगपुर बसिथिबा सब विधायक मंत्रीगण एवं सेठिकार सभी लोक प्रतिनिधिगण समस्त को मुझे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज नवा वर्ष रे आपण मान को शुभकामना देउछि। आमे सेठी आमर जो सेंटर खोला जीवो स्किल सेंटर खोला जीवो इग्नू यूनिवर्सिटी खोला जीवो ताकू ठीक भाव में उपयोग करवा ताकू व्यवहार रे आनिबा ए सब दायित्व आपण मानकर। तेणु किपरि देखर आर्थिक उन्नति हेबो, सामाजिक उन्नति हेबो, अर्थव्यवस्था लोकंक पाखरे सुविधा हेबो, ए विषय रे चिंता करवा आम मानकर काम। बाकी ताकू केमती सफलता बनेबा आपण मानकर काम। तेणु आपण माने ताकू लागि पड़ंतु एवं लोक मानक पाखक नियंतु, लोक मानक सचेतन करंतु एवं लोक किपरि आर्थिक उन्नति करि पारिबे सेति पई प्रयास करंतु। मु आपण मानक बहुत बहुत शुभकामना देउछि। धन्यवाद। समस्त भारत माता की जय। तो राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर से अभी आप देख रहे थे सीधा प्रसारण, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस कार्यक्रम में संबोधित किया और साफ तौर पर उन्होंने बताया कि किस तरह से एआई भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूती प्रदान कर रही है। एआई का विभिन्न क्षेत्रों में महत्व तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने अपने संबोधन में इस बात का जिक्र किया। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि एआई के बारे में जागरूकता बढ़ाना इस मिशन का खास तौर पर उद्देश्य है। भारत सरकार एआई पर लगातार अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। देश के युवाओं को इस एआई के साथ जोड़ा जा रहा है। कैसे वो नवाचार करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से दुनिया में भारत का परचम लहरा सकते हैं, इसको लेकर के भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। विद्यार्थियों के साथ साथ कार्यक्रम में सांसदगण भी मौजूद थे और इस बात पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने वक्तव्य में खुशी भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि स्किल इंडिया मिशन की जो ये पहल है वो वाकई में सराहनीय योग्य है। स्किल द नेशन चैलेंज नामक एक जागरूकता अभियान की शुरुआत भी आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस कार्यक्रम के माध्यम से किया और उन्होंने अपने संबोधन में कई बड़ी बातों का जिक्र किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से किस तरह से देश के युवा जुड़ सकते हैं, नवाचार के माध्यम से किस तरह से वो देश की प्रगति का मार्ग उन्नत कर सकते हैं, इस बात पर साफ तौर पर राष्ट्रपति ने जोर दिया। इसके साथ ही खबरों में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं डीआरडीओ के स्थापना दिवस की, क्योंकि आज डीआरडीओ अपना स्थापना दिवस मना रहा है। साल 1958 में स्थापित रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने भारत को रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर बनाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। तो देखिए डीआरडीओ को समर्पित हमारी एक खास रिपोर्ट। जब सीमाओं पर खतरे हो तब विज्ञान ढाल बनता है। जब राष्ट्र को शक्ति चाहिए तब रिसर्च हथियार बनती है और जब आत्मनिर्भरता का संकल्प लिया जाता है तब एक नाम सबसे पहले उभरता है, डीआरडीओ। देश की सुरक्षा, सामर्थ्य और स्वाभिमान की वैज्ञानिक शक्ति डीआरडीओ आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1 जनवरी 1958 में स्थापित हुआ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन भारत को रणनीतिक महाशक्ति बना चुका है। मिसाइल तकनीक में अग्नि, पृथ्वी, आकाश और ब्रह्मोस, वायु रक्षा प्रणाली में तेजस लड़ाकू विमान, अत्याधुनिक रडार ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और साइबर सुरक्षा में डीआरडीओ की उपलब्धियां विश्व स्तरीय हैं। कोविड काल में स्वदेशी पीपीई किट हो या फिर मेडिकल उपकरण विकसित करना, डीआरडीओ ने मानवीय सेवा में भी योगदान दिया। आज डीआरडीओ न केवल भारत की सीमाओं की सुरक्षा कर रहा है, बल्कि भारत को वैश्विक रक्षा शक्ति बनाने की दिशा में भी अग्रसर है। आज डीआरडीओ देश की तीनों सेनाओं की तकनीकी रीढ़ बन चुका है। मिसाइल तकनीक में भारत की ताकत का सबसे बड़ा चेहरा डीआरडीओ है। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, नाग और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों ने भारत को रणनीतिक रूप से मजबूत बनाया और दुनिया को भारत की क्षमता का एहसास कराया। वायु शक्ति की बात करें तो स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान भारत के एरोस्पेस क्षेत्र की ऐतिहासिक उपलब्धि है। तेजस ने साबित कर दिया कि भारत अब सिर्फ रक्षा उपकरणों का आयातक नहीं बल्कि निर्माता भी है और दुनिया के कई देश अब भारत में बने हथियारों को खरीद भी रहे हैं। डीआरडीओ ने रडार सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ड्रोन तकनीक, नाइट विजन डिवाइस और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की। सीमा पर तैनात जवानों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट, अत्याधुनिक हथियार, सर्विलांस सिस्टम और ठंडे इलाकों के लिए विशेष उपकरण डीआरडीओ की ही देन है। कोविड-19 महामारी के दौरान डीआरडीओ ने ये भी दिखाया कि वो सिर्फ रक्षा ही नहीं बल्कि मानवता की सेवा में भी अग्रणी है।
स्वदेशी पीपीई किट, वेंटिलेटर और मेडिकल ऑक्सीजन सिस्टम विकसित कर डीआरडीओ ने संकट की घड़ी में देश का साथ दिया। आज आत्मनिर्भर भारत अभियान में डीआरडीओ की भूमिका और भी अहम हो गई है। निजी क्षेत्र और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर डीआरडीओ नई तकनीक को बढ़ावा दे रहा है, जिससे भारत रक्षा निर्यातक देश बनने की ओर बढ़ रहा है। डीआरडीओ की उपलब्धियां केवल तकनीक तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भारत के आत्मविश्वास, संप्रभुता और वैश्विक सम्मान का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बात मौसम की करते हैं, क्योंकि नए साल के पहले दिन दिल्ली में हल्की बारिश हुई है। ये इस मौसम की पहली बारिश रही। पिछले 2 दिन से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लेह और जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों के साथ कुछ मैदानी हिस्सों में भी बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। वहीं राजस्थान में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण जयपुर, बीकानेर और भरतपुर जिलों के कुछ इलाकों में हल्की बारिश का अनुमान जताया गया है। हालांकि राज्य के अन्य हिस्सों में मौसम साफ रहेगा, लेकिन समूचे उत्तर भारत में कोहरे और शीतलहर का असर बरकरार रहने वाला है। किसानों की आय में वृद्धि के लिए केंद्र के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार भी प्रयासरत है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति के किसानों को खेती की आधुनिक मशीनों से जोड़ने के लिए एक शानदार योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 45 हॉर्स पावर या उससे अधिक क्षमता का नया ट्रैक्टर खरीदने पर किसानों को 3 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। इस आर्थिक मदद का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और खेती के भारी कामों को आसान बनाना है। ट्रैक्टर अनुदान योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक किसान 15 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लाभार्थियों का चयन जिला स्तर पर गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा किया जाएगा। लाभार्थी के पास कृषि भूमि का स्वामित्व होना चाहिए। भूमि परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर पंजीकृत हो सकती है। आवेदन की प्रक्रिया कृषि विभाग के आधिकारिक डीबीटी पोर्टल agriculture.up.gov.in पर पूरा किया जा सकता है। नए साल के पहले दिन से ऐतिहासिक राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम आंशिक रूप से लागू हो गया है। इस नियम के लागू होने से एक सर्वशक्तिशाली राष्ट्रीय खेल बोर्ड और खेल विवादों को सुलझाने के लिए एक पंचायत बनाने का रास्ता साफ होगा। ये कानून 18 अगस्त को आधिकारिक राजपत्र में नोटिफाई किया गया था। खेल मंत्रालय द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति में कहा गया है कि अधिनियम की कुछ खास धाराएं और उपधाराएं 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी, जबकि बाकी प्रावधान बाद में लागू किए जाएंगे। लागू किए जा रहे ये प्रावधान राष्ट्रीय खेल निकायों की स्थापना और उनके शासन ढांचे से संबंधित है। इनमें राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति, राष्ट्रीय खेल महासंघ और क्षेत्रीय खेल महासंघ शामिल है। भारतीय खेल प्राधिकरण के बेंगलुरु स्थित नेताजी सुभाष दक्षिण केंद्र को नया अत्याधुनिक हाई परफॉर्मेंस केंद्र मिलने जा रहा है। इस हाई परफॉर्मेंस केंद्र के शिलान्यास समारोह का खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया। करीब 75 करोड़ की लागत से बनने वाले प्रस्तावित केंद्र को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से CSR सहयोग के द्वारा स्थापित किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि अगले 12 महीने में तैयार होगा। इससे भारत के एलिट खिलाड़ियों की तैयारियों का इकोसिस्टम मजबूत होगा और उन्हें एक छत के नीचे विश्व स्तरीय खेल विज्ञान और सहायक सुविधाएं मिल सकेंगी। केंद्र में खेल मेडिसिन, अनुकूलन, रिहैबिलिटेशन और रिकवरी, बायोमैकेनिक्स, फिजियोलॉजी, मनोविज्ञान, खुराक, प्रदर्शन विश्लेषण और हाइड्रोथेरेपी की आधुनिक सुविधाएं होंगी। इधर भारतीय बास्केटबॉल टीम की पूर्व खिलाड़ी प्रतिमा सिंह के मुताबिक देश में बास्केटबॉल खेल का 3-on-3 फॉर्मेट तेजी से लोकप्रिय हुआ और इस फॉर्मेट का देश में भविष्य बेहद उज्जवल है। उनके मुताबिक पिछले कुछ समय के दरमियान जमीनी स्तर पर इस खेल को मजबूती देने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। प्रतिमा सिंह से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने, सुनिए। इस वक्त हमारे साथ पूर्व भारतीय बास्केटबॉल टीम की खिलाड़ी प्रतिमा सिंह है। उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं वो किस तरह से देख रही हैं देश में बास्केटबॉल की स्थिति को। आपने लंबा समय बास्केटबॉल को दिया, आप टीम के साथ जुड़ी भी रहीं। अभी फिलहाल क्या स्थिति देखती हैं भारत में इस खेल की? अभी की अगर बात करें तो अभी भी फेडरेशन अच्छा कर रही है और कोशिश कर रही है विमेन एंड मेन बास्केटबॉल को बढ़ावा देने के लिए, और होपफुली फ्यूचर में हम और बेटर करेंगे। बास्केटबॉल खेल को देश में और ज़्यादा बढ़ावा मिले, लोग ज़्यादा संख्या में आए, बास्केटबॉल के बारे में बात करें,
इसके लिए क्या कुछ करने की और ज़्यादा ज़रूरत है? एक ही चीज़ है जो बहुत सालों से सब लोग बात करते हैं कि बास्केटबॉल की लीग होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्रोफेशनल लीग। आप IPL देखिए, उसकी वजह से बच्चों में क्रिकेट खेलने का कितना क्रेज़ है। बास्केटबॉल का भी क्रेज़ अपने आप बना हुआ है ऑलरेडी, और स्कूलों में बहुत खेला जाता है, सब कुछ है। लेकिन बस हमारे पास ये रहता है कि पेरेंट्स को, अगर मैंने स्पोर्ट्स ऑफिसर की तरह काम किया हुआ है, तो अगर आप पेरेंट्स आते हैं, पूछते हैं कि आप आगे चल के बास्केटबॉल में फ्यूचर क्या है, तो फ्यूचर में जॉब्स मिलती हैं, बट अगर लीग होगा तो उससे और बच्चे भी अट्रैक्ट होंगे, मार्केटिंग हो जाती है और पैसा मिलता है बच्चों को, तो उनको खेलने का भी मन करता है। 3-on-3 की बात करें तो ये एक फास्टेस्ट फॉर्मेट है, और इसमें अभी क्या स्थिति पाते हैं? 3-on-3 ही फ्यूचर है बास्केटबॉल का, और अभी तो आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड भी खेल रहे हैं सब। और हम लोग 2013-14 में फीबा इंटरनेशनल 3-on-3 फर्स्ट टूर्नामेंट हुआ था, वहाँ पे इंडिया का गोल्ड मेडल था गर्ल्स का। मैं लकी फील करती हूँ अपना को, मैं भी उस टीम में थी, कैप्टनशिप किया था मैंने उस टीम का। तब हमारी टीम 3-on-3 में टॉप किया था। तो मुझे लगता है अब 10 साल 12 साल बाद तो और प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो इंडिया का फ्यूचर भी 3-on-3 में बहुत अच्छा है। तो ये है प्रतिभा सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि देश में बास्केटबॉल की स्थिति में लगातार तेजी से सुधार हो रहा है, और इसके साथ ही साथ वो ये बात बताना भी नहीं भूलती कि देश का जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पहले से बहुत ज़्यादा मजबूती से सामने है। कैमरामैन मनमोहन सिंह के साथ मैं गौरव कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। और इसके साथ ही समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।